हेलो गाइस, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 यानी शीत युद्ध के दौर का पार्ट 3 करने वाले हैं। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को वहाँ पर क्लियर कर दिया है। कुछ टॉपिक बच गए थे जो आज इस पार्ट में हम क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का आज ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा इस चैप्टर 1 का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज का आएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक का नाम है वेदांत। जी हाँ, वेदांत क्या है? तो दोस्तों, वेदांत के अगर हम बारे में बात करें तो वेदांत फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। जी हाँ, वेदांत क्या है? फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव में शिथिलता। तनाव में शिथिलता का मतलब क्या है कि ये शब्द जो है वेदांत वास्तव में सोवियत संघ और अमेरिका के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्राय इसका प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यापक तनाव में कमी और उनमें बढ़ने वाली सहयोग व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के लिए किया जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमें भली भांति पता है कि किस प्रकार सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ी। दोनों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने खोलने हथियारों को जन्म दिया और तनाव हमेशा बना रहा। इसी तनाव के बीच में एक ऐसा समय आया कि दोनों देश इतने सक्षम हो गए कि एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचा सकते थे। और इसी समय थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब तनाव थोड़ा कम होने लगा और तनाव कम होने को ही वेदांत के नाम से जाना जाता है। यानी सहयोग भी और प्रतियोगिता, है ना, सहयोग और प्रतियोगिता दोनों बनी रही दोनों देशों में। और दोनों राज्यों में जो पहले शीत युद्ध में लगे हुए थे, इसमें थोड़ा सा तनाव में कमी आई। इसीलिए इसे कहा जाता है वेदांत या तनाव में शिथिलता। और वेदांत शब्द का प्रयोग विश्व या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो वह दोस्तों ध्यान रखना, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच किया जाता है। और इसी तनाव शिथिलता के कारण 1970 के आसपास, यहाँ 1970 के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन तथा रूस के प्रधानमंत्री क्रुश्चेव के प्रयत्नों से रूस और अमेरिका के आपसी तनाव में थोड़ी कमी आई और संबंधों में जो कुछ सामान्य या सहयोग की भावना उत्पन्न हुई और उसी के लिए एक शब्द गढ़ा गया जिसे वेदांत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि हॉट टॉपिक्स में से है और सीबीएसई के नए सिलेबस में से ऐड किया गया है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, तो वेदांत क्या है? यानी वेदांत का मतलब होता है युद्ध में कमी लाना, प्रतिद्वंद्विता में कमी लाना, प्रतियोगिता में कमी लाना और थोड़ा ठंडा माहौल बनाना ही वेदांत कहलाता है। यानी किसके संबंधों के बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले खेमों से भारत ने दूरी क्यों बनाई? जी हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले खेमों से भारत ने दूरी क्यों बनाई? यानी हम बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, तो भारत की गुटनिरपेक्षता नीति या हम कह सकते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के दोनों खेमों से दूरी बनाने के जो प्रमुख कारण थे वो क्या हैं? सबसे पहला अगर हम बात करें, पहला कारण प्रमुख क्या था? आर्थिक पुनर्निर्माण करने का। कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या दोस्तों, भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देश का आर्थिक पुनर्निर्माण था और भारत के लिए किसी गुट का सदस्य ना बनना ही उचित था ताकि सभी देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके। अगर हम सोवियत संघ और अमेरिका किसी भी एक गुट के सदस्य बन जाते तो हमें किसी एक सदस्य की ही सहायता सहयोग राशि प्राप्त हो पाती और हमने दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखी। तो इसलिए हमें दोनों सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता रहा, चाहे वो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या 1999 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, तो दोनों में हमें अमेरिकी सहायता और सोवियत संघ की सहायता मिली। ये पहला कारण था, इसलिए मैंने दोनों खेमे से दूरी बनाए रखी। यानी अपने आप को विकास करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, ताकि जल्दी से हमारा विकास हो सके। दूसरा कारण था हमने त्याग क्यों? स्वतंत्र नीति निर्धारण करने के लिए। अगर भारत ने गुट निरपेक्षता की नीतियों को नहीं अपनाया होता तो हम अपनी स्वतंत्र नीति को लागू नहीं कर पाते, क्योंकि
भारत को भी पता था, भारत को स्वतंत्रता हजारों सालों बाद, या हम कह सकते हैं हजारों देश प्रेमियों की और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद मिली थी, है ना। इतने सारे बलिदान दिए गए, और वो बलिदान इसलिए दिए गए ताकि भारत की अपनी एक स्वतंत्र नीति हो, भारत किसी के अधिकारों के सामने छोटा ना पड़ जाए, या किसी से छोटा ना हो, है ना। तो अगर हम दोनों देशों में किसी भी एक गुट का सदस्य बन जाते तो हम स्वतंत्र नहीं रह पाते, यानी हम वही नीति को लागू करते जो अमेरिका और सोवियत संघ हमें लागू करने के लिए बोलते। तो इसलिए भी हमने अपनी स्वतंत्र नीति निर्धारण करने के लिए दोनों गुटों से दूरी बनाए रखी, ये दूसरा कारण था। क्लियर। चलिए, तीसरा कारण हमने क्यों दूरी बनाए रखी, वो था भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण किया गया था। यदि भारत स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय देता तो दोनों गुट उसके विचारों का आदर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी होगी और भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जो नियम यानी गुट निरपेक्षता का उद्देश्य है तो उसमें हम तटस्थता का पालन नहीं करते हैं। तटस्थता का पालन करने का मतलब होता है कि विश्व में कुछ भी घटना घटित हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना, परंतु भारत की नीति बिल्कुल इसके विपरीत है। हम तटस्थ नहीं बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार थे और इससे भारत की प्रतिष्ठा ही बढ़ी। राइट। तो ये तीसरी वजह थी जिससे हमने दोनों गुटों में शामिल ना होकर अपनी एक अलग नीति बनाई। चौथा कारण था दोनों गुटों से आर्थिक सहायता लेना। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण इसलिए भी किया ताकि दोनों गुटों से सहायता प्राप्त की जा सके और ऐसा हुआ भी। हम देखते हैं कि 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की संधि की, इसके साथ हमें प्राप्त हुई। इसी तरह जब 1999 में कारगिल वार होता है उस समय हमें अमेरिका का सहयोग प्राप्त हुआ। तो ऐसे बहुत सी घटना है जिसके वजह से हमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देशों की लगातार मदद मिलती रही, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम दोनों देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर पाते। हम किसी एक देश का सदस्य बनना पड़ता और उस सदस्य द्वारा बनाई नीतियों का पालन करना पड़ता, और ऐसे हम भारत भी शीत युद्ध में शामिल हो जाता। और जब भारत शीत युद्ध में एक बार शामिल हो जाता तो हम अपने आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते, जो कि हमारे नीति के खिलाफ था। तो इस वजह से भारत ने क्या किया कि दोनों गुटों से समान दूरी बनाकर रखी। ठीक है, तो ये कारण रहा। टॉपिक क्लियर हो गया? आई होप मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। जी हाँ, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है क्या? तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो उदय होता है वो 70 के दशक में होता है। आप सभी पता है कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और विकासशील देश को साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तु संबंधी समझौते करना और संरक्षणवाद या बचाववाद को समाप्त करना तथा पुरानी परंपरावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन तथा वंचित देशों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। तो यही था नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोस्तों, ताकि जो विकासशील देश हैं वो अपने सामानों को दूसरे यानी विकसित देशों में आसानी से बेच सकें। इससे जो विकासशील देश है उन्हें एक बाजार उपलब्ध होगा। अब जो विकासशील देश से पहले सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक हुआ करते थे और तैयार माल का आयातक हुआ करते थे, लेकिन यानी कहने आयातक निर्यातक मतलब क्या है कि जो छोटे देश है, एग्जाम्पल हम भारत की बात कर लें तो भारत एक विकासशील देश था। भारत 70 आज़ादी से पहले क्या था, केवल ब्रिटेन को कच्चा माल निर्यात करता था और ब्रिटेन उसी कच्चे माल से तैयार माल करके भारत को अधिक मूल्य में बेचता था, जिससे भारत को घाटा का सामना करना पड़ता था। लेकिन नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या था कि अब जो विकासशील राष्ट्र हैं वो ना केवल कच्चे मालों को बाहर भेजें बल्कि वो अपने यहाँ से तैयार माल को भी बाहर भेज सकें, जिससे उनको अधिक मुनाफा कमाया जा सके और वो नई विश्व अर्थव्यवस्था में अपने आप को स्थापित कर सके। ऐसा ना हो कि वो हमेशा सिर्फ कच्चे माल भेजे और तैयार माल वहाँ से खरीदें, जिससे विकासशील देशों की स्थिति और डामाडोल हो जाए। परंतु नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने विकासशील देशों को एक नया अवसर प्रदान किया और वो अवसर था कि अब जो विकासशील देश है वो अपने तैयार माल को विदेशी बाजार में भी बेच सकते हैं ताकि उससे अधिक फायदा वो कमा सके। समझ गए? ये था नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। और इसका विश्वास था कि विश्व में एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना जिससे प्रत्येक राष्ट्र को समानता का व्यवहार मिले और ऐसी आर्थिक स्थिति बने जिससे विश्व में उसका राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित
हो सके। यानी कोई बड़ा देश छोटे देशों पर किसी प्रकार का अधिकार लागू ना करे या किसी प्रकार कोई कब्जा ना कर सके, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। ठीक है, तो ये था नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में जिसकी भूमिका रही, खासतौर रही है, वो रही अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1972 में एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम क्या रखा दोस्तों? अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और यूनाइटेड नेशन जो अंकटाड ने इसको कुछ उद्देश्य थे, उद्देश्य में था कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, या आप कह सकते हैं जो नए विकासशील राष्ट्र हैं, उनको क्या करें कि अल्प विकसित देश जो हैं विकसित देशों के बाजार में भी अपना माल बेच सकेंगे। ये पहला इन्होंने योगदान दिया। दूसरे इन्होंने क्या किया कि विकसित देशों से आयातित प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। यानी जो विकसित देश है वो गरीब देशों को यानी विकासशील देशों को जो उद्योग हैं, जो प्रौद्योगिकी है, जो मशीनरी है, वो कम दामों पर दें, ताकि उन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विकासशील देश विकास कर सके या विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सके। और इसके साथ साथ इस अंकटाड ने क्या कार्य किया दोस्तों कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं की में यानी आर्थिक संस्थाएं जो हैं, यानी अल्प विकसित देश क्या जो देशों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी विश्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे WTO हो, ऐसी संस्थाओं में विकसित देशों की यानी विकासशील देशों की भूमिका को बढ़ाना ही नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था, जिसको अंकटाड द्वारा पूरा किया गया। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है अवरोध। जी हाँ, अवरोध बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले बात करते हैं अवरोध का क्या मतलब होता है। तो अवरोध का मतलब होता है दोस्तों कि रुकावट, है ना। तो इस तरह से अगर बात करें, अवरोध कहने मतलब कि परमाणु युद्ध होने की स्थिति में विजेता का निर्णय करना असंभव हो जाता है। अब जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो शीत युद्ध में दो देश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, वो था सोवियत संघ और अमेरिका, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के विचारों के आधार पर शीत युद्ध लड़ा गया। यानी अमेरिका जो पूंजीवादी खेमेगा राष्ट्र था और सोवियत संघ जो समाजवादी यानी साम्यवादी खेमेगा। अब दोनों राष्ट्र थे ना इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके थे और दोनों देश हथियार से लबालब भरे हुए थे। अब कहने मतलब था अगर एक देश यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेकर अमेरिका ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो अमेरिका द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने के बावजूद भी सोवियत संघ के पास इतने बम या इतने परमाणु बम हथियार बचे रह जाते कि वो उन हथियारों का प्रयोग अमेरिका पर कर सकता था। इससे क्या होता कि दोनों देशों को बराबर क्षति होने की संभावना हमेशा बनी रही। तो इसीलिए ऐसी स्थिति को अवरोध कहा गया। यानी दोनों देश समान रूप से शक्तिशाली थे, दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न थे और दोनों देश परमाणु संपन्न शक्ति होने की वजह से ही अगर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता तो दूसरा देश भी उस देश पर आक्रमण करने में सक्षम था। इसीलिए इसे अवरोध कहा गया। यानी दोनों देश को बराबर पता था अगर मैंने आक्रमण किया तो उतनी ही क्षति मुझे होगी जितनी क्षति मैंने उसे दिया है। तो यदि एक गुट दूसरे गुट पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियार को नष्ट करने का प्रयास करता है, तब भी विरोधी गुट के पास इतने परमाणु हथियार बचे रहते हैं जिससे वह विरोधी देश पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की स्थिति को ही अवरोध की स्थिति कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं इसे? अवरोध की स्थिति कहते हैं। यानी कि दोनों देश समान रूप से शक्तिशाली हों और दोनों देशों के लगे कि अगर मैंने इस देश पर आक्रमण किया तो वह देश भी मुझ पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि वो भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि मैं शक्तिशाली हूँ। तो ऐसी स्थिति में कोई देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अवरोध की स्थिति होना, जो पूरे शीत युद्ध में लगातार बनी रही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके अगली वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी MCQ है इंपॉर्टेंट तरीके से, चाहे वो फुल फॉर्म हो और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दें। दोस्तों लाइक जरूर कर दें, कम से कम इस वीडियो पर मैं 100 लाइक की उम्मीद करता हूँ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और मोटिवेट करता है आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। अपने आप को सेफ रखें। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगी। वैक्सीन सुरक्षित है, किसी प्रकार के अफवाह में ध्यान ना दें और पढ़ाई को लगातार अनवरत रूप से जारी रखें दोस्तों, कि परीक्षा कभी भी हो सकती है। जुलाई में चांसेस हैं परीक्षा होने के, तो बस सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।